नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको बंगाल चुनाव के नतीजे समझाने के लिए आया हूं। आपको बता दें कि सबसे पहले उस नतीजे की हम बात करेंगे जिस पर सबकी निगाहें थी, और वो नंदीग्राम का नतीजा है, जहां शुवेंदु अधिकारी तकरीबन 1900 से कुछ वोटों से जीत चुके हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले ट्विटर पर एक पन्ना शेयर किया है जो कि काउंटिंग टेबल का पन्ना है, जो जितने टेबल में तकरीबन 19 राउंड की काउंटिंग हुई है। 19 राउंड की काउंटिंग के बाद इसमें टीएमसी के नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं, बीजेपी के नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं, यानी तब तक काउंटिंग में कोई परेशानी किसी को नहीं थी और बहुत नाटकीय तरीके से शुवेंदु अधिकारी की जीत हुई है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बंगाल के नतीजे समझाते हैं, क्योंकि बीजेपी पर ज़बरदस्त दबाव है। बंगाल इलेक्शन ही तय करता कृषि आंदोलन का भविष्य, लेकिन अब कृषि आंदोलन को लेकर भी आप देखेंगे हाल के दिनों में हो सकता है कि सुगबुगाहट तेज़ हो जाए, क्योंकि बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद। एक जो सबसे बड़ा असर हुआ वो 2024 की तैयारी पर, उसके इस अभियान को झटका लगा, क्योंकि पूरे देश में इकलौता पश्चिम बंगाल ही ऐसा स्टेट था जहां पर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता था, या ममता बनर्जी ही सबसे बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए। लेकिन अब ये चुनौती और बड़ी हो गई है, यानी 2024 के अभियान को झटका लगा है। बीजेपी 76 सीटों पर सिमट गई है। 73 सीटें खुद बीजेपी को हासिल हुई है, जबकि 3 सीटें उसके अलायंस को हासिल हुई है। तो बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का नतीजा बहुत कुछ कहता भी है। क्यों कहता है, अब आपको इसे समझिए। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार की थी। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम तैयार की गई थी, और पूरी प्लानिंग के साथ हर हफ्ते किसी न किसी केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगाई जाती थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ताकि कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्रियों के बहाने सुरक्षा मिल सके, कोई हिंसा ना हो। हिंसा के ऊपर, पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को हिंसा के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई, और इसका बीजेपी को खामियाजा मिला है। आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज था, उससे एक तरीके से लग रहा था कि दीदी पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, दीदी वो दीदी का नारा हो या फिर खेला होबे का नारा हो। ये नारा बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। और जो सबसे प्रमुख बात रही बीजेपी के लिए, जो सबसे बड़ा नुकसान रहा, वो था बाहरी और भीतरी का। ममता बनर्जी ने बाहरी और भीतरी का नारा या बाहरी भीतरी का जो प्लान बनाया था, वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा उसका तीर, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही कि बीजेपी के लोग बाहरी हैं, हमें ही यहाँ पश्चिम बंगाल में रहना है, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो साइलेंट वोटर से सीधे कनेक्ट हो पाई, उनका वोट लेने में कामयाब हो पाई। महिलाओं ने ज़बरदस्त वोट किया है टीएमसी को, इसका फ़ायदा मिला। महिला ही आज के इस चुनाव के परिणाम में साइलेंट वोटर साबित हुई हैं। ये वही वोटर हैं जो 2019 में नरेंद्र मोदी के साथ गई थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी के साथ चली गई। और इसलिए आपने देखा होगा कि 49 सालों में लगातार जो पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो 200 से ज़्यादा सीटें हासिल करती है। ये रिकॉर्ड, ये ट्रेंड बरकरार रहा। खास तौर पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की थी, वहां भी बीजेपी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 73 सीटों में से बीजेपी के लिए कई ऐसी सीटें रहीं, तकरीबन 12 ऐसी सीटें रहीं जहां जीत हार का अंतर 1000 वोटों से लेकर 2200 वोटों के बीच रहा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना कांटे का मुकाबला हुआ। बीजेपी को बहुत भरोसा था कि मतुआ समाज उसके साथ आएगा, लेकिन मतुआ समाज में भी सेंधमारी करने में ममता बनर्जी कामयाब हुई। ममता बनर्जी मतुआ समाज का वोट लेने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी की रणनीति देखिए। अमित शाह खुद बाउल गायक के यहाँ गए, अमित शाह खुद मतुआ समाज के घर में, समाज के एक शख्स के घर में गए, वहाँ उन्होंने खाना खाया। दिलीप घोष ना जाने कितनी बार मतुआ समाज के घर में गए, लेकिन ये वोट तकरीबन 19 सीटों पर इसका सीधा असर दिखता है मतुआ समाज का। वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। मतुआ समाज कुछ खास कमाल बीजेपी के लिए नहीं कर पाया। तो ये कहा जा सकता है कि उस वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई है। अब देखिए, जो जंगल महाल का इलाका था, वहाँ बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें थी कि, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के आने से बीजेपी को उम्मीद थी कि वहाँ कुछ खास करेगी, लेकिन वहाँ भी करीब 10 से 11 सीटें ही बीजेपी के हाथ लगी है। इससे ज़्यादा वहाँ भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। शुवेंदु अधिकारी की पकड़ क्योंकि जंगल महाल पर थी। शुवेंदु ने अपना गढ़ तो, अपना किला तो बचा लिया है, लेकिन जंगल महाल को बचा नहीं पाए हैं। 2019 में तकरीबन 124 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में उन सीटों पर बीजेपी ट्रेल करती हुई दिखी। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। बीजेपी ने अपने तकरीबन 3 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया लड़ने के लिए, ताकि कार्यकर्ताओं में भरोसा जाग सके, लेकिन बाबुल सुप्रियो जैसे नेता भी इस चुनाव में हार गए, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। हालांकि कहने वाले लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी 2 से 76 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सच्चाई यही है, इसकी एक हकीकत ये भी है कि बीजेपी को जो दावा किया जा रहा था कि 200 प्लस सीटें आएंगी, अमित शाह आखिरी फेज तक ये दावा कर रहे थे कि 200 प्लस सीटें आएंगी, उसमें बीजेपी नाकाम रही है।
प्रशांत किशोर की तारीफ करनी पड़ेगी। जीत के पीछे, ममता बनर्जी की जीत के पीछे उनकी टीम के साथ साथ सबसे बड़ा रोल प्रशांत किशोर का रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर ही रणनीति बनाते थे, भाषण लिखते थे, सब कुछ ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन वही करते थे। और बीजेपी, यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, बीजेपी को देखिए तकरीबन 5वें 6ठे फेज तक हर दिन, इलेक्शन के दिन बीजेपी कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना कोई वीडियो या कुछ ऐसा कर देती थी जिससे ममता बनर्जी की छवि को, टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन अब ये पता चलता है कि बीजेपी के लिए ये बैकफायर साबित हुआ और ममता बनर्जी को ज़बरदस्त वोट मिला है। खास बात इस पूरे चुनाव का ये भी रहा कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए तकरीबन वहां 90% ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी हार गई है। एक और बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे इलेक्शन में आप देखिए जो 3 फेज थे, जो पहला, दूसरा और तीसरा फेज था, बीजेपी को ज़्यादातर सीटें सिर्फ इन्हीं 3 फेज में हासिल हुई है। बाकी के फेज में बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी को कुछ ही सीटें हासिल हुई बाकी के फेजेस में। इन 3 फेजेस को मिला के बीजेपी तकरीबन 48 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन बाकी के फेजेस में बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे आपको समझना चाहिए। ममता बनर्जी क्यों जीती? ममता बनर्जी की जीत के पीछे ये रहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को बांधे रखा। सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि कार्यकर्ताओं को बांधे रखा, और यही वजह है कि वो उनके सबसे बड़े एसेट बनकर साबित हुए। वो उनके लिए लड़ने को तैयार हो गए। ख़ास तौर पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपको ये समझना चाहिए कि ममता बनर्जी ने खुद को कनेक्ट किया बंगाली वोटर के साथ कि वो असली बंगाली हैं, वो असली बंगाल की हैं, वो बंगाल में रहेंगी, बंगाल के लिए लड़ेंगी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है ममता बनर्जी की जीत में। तो इसके साथ साथ अब देखिए इसके आगे परिणाम क्या होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की बात भी थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को मुझे लगता है बहुत शर्म आनी चाहिए इस नतीजे को देखने के बाद, क्योंकि वो एक तो आलाकमान को गलत फीडबैक देते रहे कि वो कर लेंगे। पीरजादा जैसे मुस्लिम नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन किया। पीरजादा जो कि फुरफुरा शरीफ के चीफ थे, जिसके 5 करोड़ अनुयायी हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, आप अंदाज़ा लगे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस और 0 पर आउट हो गई। पीरजादा भी कांग्रेस की साख नहीं बचा सके। यहाँ तक अब ये आप ये कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल से खत्म हो गई। उसके पास न तो नेता है, न ही नेतृत्व है। ये तो कांग्रेस को भी सीखने वाली बात है। लेकिन अब यहाँ से ममता बनर्जी को ये भी सीखना होगा कि जो एरोगेंस की शिकायत उनके खिलाफ आ रही थी पिछले चुनाव में, यानी इस चुनाव से पहले, अगर वो उन्हें ठीक करती हैं तो 2024 में कुछ खास कमाल कर पाएंगी। बीजेपी के लिए सबक है, ममता बनर्जी के लिए भी सबक है ये नतीजे, लेकिन लब्बो लुआब यही है कि बीजेपी हार गई है और ममता बनर्जी जीत गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम के नतीजों को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा कि कोर्ट की लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होती है।